और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो मशरिकी लद्दाख से आई है। मशरिकी लद्दाख में फौजी मशक हुई है। लद्दाख में ऊंचाई पर इंटीग्रेटेड फौजी मशक की गई। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह जो नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर हैं, उन्होंने इस मशक का जायजा लिया। मशरिकी लद्दाख में एक फौजी मशक की गई जिसमें लद्दाख की ऊंचाई पर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने इसका जायजा लिया। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर हैं और उन्होंने मशरिकी लद्दाख में ऊंचाई पर इंटीग्रेटेड फौजी मशक का जायजा लिया। मशरिकी लद्दाख में फौजी मशक की गई। लद्दाख की ऊंचाइयों पर ये इंटीग्रेटेड फौजी मशक हुई जिसका लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने जायजा लिया। मजीद जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मनोज कॉल से। मनोज, लद्दाख की ऊंचाइयों में ये इंटीग्रेटेड मशक हुई, इसके बारे में क्या अपडेट्स? हाँ देखें गौहर, ये जो इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज हुई है ये कल हुई थी ईस्टर्न लद्दाख में, जिसमें जो वीडियो है कल खबर हमने कल चलाई थी जिसमें फोटोग्राफ्स हमारे पास आए थे और आज ये जो वीडियो हमारे पे मिला है जो हम दिखा रहे हैं, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक उस चीज की नुमाइश की जा रही है कि कितनी कैपेबिलिटी है इंडियन आर्मी की, चाहे वो हवा में हो, चाहे वो पानी में हो, या जमीन पर हो। आप देखें कि एक वीडियो है जिसमें जो कमांडोज हैं वो किस तरह से छलांगे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं जमीन पर ऑपरेशन करने के लिए, और वही टैंक्स दिखाई दे रही हैं जो चल रही हैं बाकायदा, उसके साथ गन्स लगे हुए हैं। और वो ना सिर्फ जमीन पर पानी की जो स्ट्रीम जो रास्ते में आएंगी उनको भी वो पार करती दिखाई देती हैं। यानी एक शो किया गया है कि कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी ताकत है हमारी फौज के अंदर, और साथ साथ इसमें जो टेक्नोलॉजी जो भारतीय फौज को मिली है वो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है। तो जहाँ एक तरफ ये इंटीग्रेटेड मशक की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि ये उससे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कितनी कैपेबिलिटी है, कितना पावर है, जिसको लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड है उन्होंने देखा था। तो वही माहिरीन का ये मानना है कि ये एक ऐसे खित्ते में की गई है, मशरिकी लद्दाख ऐसा इलाका है जहाँ पर हमारी जो सरहद है, हमारे जो कंट्रोल लाइन है वो चीन के साथ मिलती है। तो चीन को एक साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि हमारे पास जो ताकत है, फौजी ताकत, वो उसको कभी भी डाउन प्ले नहीं करना चाहिए। हमारी ताकत आपसे भी ज्यादा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस है, हमारे पास ट्रेन कमांडोज हैं, हमारे पास जो फौजी हैं वो किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमने कुछ दिन पहले देखा था, ये खबर आई थी कि लद्दाख के जो पैंगोंग लेक है उस इलाके में भारतीय और चीनी फौजी जो हैं उनके बीच में कुछ कहासुनी भी हुई थी, धक्का मुक्की भी हुई थी। तो ये हमारे डिफेंस जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि जहाँ एक तरफ इस बात का प्रदर्शन किया जा रहा है कि कितनी ताकत है, वहीं चीन को भी कहीं न कहीं ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप कोई भी किसी भी तरह की कोई खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरह की कोई जारियत करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास भरपूर ताकत है आपको मुंहतोड़ जवाब देने का। जी गौहर। मनोज, चूंकि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का मुजाहरा किया गया और जैसा कि आपने बताया कि कुछ दिन पहले हिंदुस्तान और चीन की अफवाज के दरमियान तनाव पैदा हो गया था, तो क्या ये इंटीग्रेटेड मशक जो है पहले से तय थी या उसके बाद इस मशक का फैसला किया गया? और साथ ही साथ कुछ ही दिन पहले, तकरीबन एक हफ्ता पहले, पाकिस्तान और चाइनीज फोर्सेस के दरमियान भी एक कंबाइंड मशक हुई थी। जी बिल्कुल गौर, जैसे कि मैंने कहा कि जहाँ एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि हम में ताकत कितनी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी कितनी है, हमारे पास ट्रेनिंग कितनी है, वहीं दूसरी तरफ ये मैसेज दिया जा रहा है जो हमारे पड़ोसी हैं जो कभी कभी जहरियत करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे या फिर चाइना हो। अगर पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा वायलेशन होती है, पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा जिस तरह की गतिविधियां होती हैं उसकी जमीन पर भारत के खिलाफ, वही उसी तरह से चाइना जो कभी कभी आंख दिखाने की कोशिश करता है भारत को, उनको एक जवाब है कि भारत में जो कैपेबिलिटी है, जो हमारे पास जो ताकत है, अगर आप एक भारत की तरफ आंख उठाई तो आपको उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये जो मशक है ये उस बात को दर्शाता है, उस बात की अक्कासी करता है कि भारत के पास कितना ताकत है, चाहे वो ट्रेड फोर्स हो या फिर टेक्नोलॉजी। जी बहुत शुक्रिया मनोज कौल। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बाज़ाब्ता मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की मीटिंग के लिए
वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए फ़ज़ाए हुदूद की इजाज़त दे दी जाए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बाज़ाब्ता मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली की मीटिंग के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए फ़ज़ाई हुदूद की इजाज़त दे दी जाए। हिंदुस्तान ने पीएम मोदी के लिए फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त मांगी है। पाकिस्तान से बाज़ाब्ता इस बात का मुतालबा किया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की मीटिंग के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए फ़ज़ाई हुदूद की इजाज़त दे दी जाए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बाज़ाब्ता मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की मीटिंग के लिए फ़ज़ाई हुदूद की इजाज़त दे दी जाए। मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से। शैलेंद्र, इस बारे में क्या अपडेट्स? देखिए, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन सूत्रों के हवाले से है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को जो इस बार अमेरिका का दौरा करना है, जहां पर वो यूएनजीए को एड्रेस करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मली इंडिया ने पाकिस्तान से एयर स्पेस के इस्तेमाल करने को लेकर रिक्वेस्ट किया है और इस रिक्वेस्ट को कन्वे कर दिया गया है। अब लेकिन आपको याद दिला दें कि पिछले कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने बहुत सारे जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं एयर स्पेस के, उनको बंद कर दिया था और उसके बाद जब भारत के राष्ट्रपति जाने वाले थे यूरोप टूर पे, उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान ने परमिशन नहीं दिया था अपने इसको इस्तेमाल करने का। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान का क्या इस पर रवैया रहता है। हालांकि एक वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत परमिशन मिल जानी चाहिए इस पूरे विजिट को लेकर, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस पर पाकिस्तान का क्या रुख रहता है। और प्रधानमंत्री मोदी, आपको याद दिला दें कि 22 सितंबर को न्यूयॉर्क से पहले ह्यूस्टन का दौरा करेंगे और यहाँ से वो ह्यूस्टन के रवाना होंगे दिल्ली से। तो ऐसे में देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर एयर स्पेस, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ये एक ऐसा कदम था जिसको पाकिस्तान ने उठाया है भारत के खिलाफ। तो ऐसे में देखना ही होगी इस रिक्वेस्ट के साथ अब पाकिस्तान कैसे आगे कदम रखता है। हालांकि भारत ये साफ कर चुका है कि जो पड़ोसी मुल्क है वो बातचीत की बार बार जो पहल करता है, तो इससे पहले जरूरत इस बात की है कि वो अपने आप आतंकवाद पर काबू करे, उसके बाद ही किसी बातचीत की हम बात कर सकते हैं। शैलेंद्र, चूंकि माजी में देखा गया है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी है, अगर ऐसे में इस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान को और ख़ास करके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता है, तो ऐसे में इंडिया का क्या रद्द-ए-अमल रहेगा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का उसके बाद क्या रूट रहेगा ह्यूस्टन जाने के लिए? देखिए, ये बात साफ है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान ने लगातार एयर स्पेस को बंद रखा बहुत दिनों तक। हालांकि ये एयर स्पेस बंद रखने का फैसला पाकिस्तान की तरफ से था। हिंदुस्तान ने एयर स्पेस को बंद करने के लिए कोई फैसला नहीं लिया। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बौखलाहट थी, जिसके चलते उन्होंने अपने एयर स्पेस बंद कर दिया। लेकिन जब उसके बाद 5 अगस्त को बड़ा फैसला लिया गया कश्मीर को लेकर, उसके बाद फिर एक बार पाकिस्तान ने एयर स्पेस को बंद कर दिया। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को जब आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया का जब उनका दौरा था, तब उसके लिए पाकिस्तान ने उनको परमिट नहीं किया, जिसके बाद राष्ट्रपति कोविंद को एक लंबे रूट के जरिए यात्रा पर जाना पड़ा। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान का क्या रवैया रहता है प्रधानमंत्री मोदी के विजिट को लेकर, अपने एयर स्पेस को लेकर वो क्या फैसला करता है। तो ऐसे में अगर परमिशन नहीं मिलता तो जाहिर तौर पर इस बिटवीन आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस का दौरा भी किया था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं हुआ था। लेकिन अब जब वो अमेरिका का दौरा करेंगे तो जाहिर तौर पर पाकिस्तानी एयर स्पेस का वो इस्तेमाल करने के लिए परमिशन मांगी गई है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान का इस पर क्या रवैया रहता है। हालांकि इस वक्त इमरान खान पर काफी अंदरूनी दबाव है कि वो कश्मीर को लेकर दुनिया भर में हंगामा करे और यूएनजीए में भी इमरान खान जो है इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में इस एयर स्पेस की परमिशन मिलती है या नहीं, इस पर माना जा रहा है कि जल्द ही फैसला पाकिस्तान की तरफ से भी आ सकता है। शैलेंद्र वांगू, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की तरफ से फर्जी खबरें फैलाने की कोशिश जारी है। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जोरों पर है। पाकिस्तान ने 200 हैंडलर्स को मुकर्रर किया है। ट्विटर पर फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं। हिंदुस्तानी फ़ौज के बरसर खिदमत और रिटायर्ड अफसरों के अकाउंट्स बनाए गए हैं। हालांकि दीगर एजेंसियों के ताउन से फ़ौज ने फर्जी अकाउंट बंद करवा दिए हैं। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद हिंद और पाक के बीच कशीदगी कम होती मालूम नहीं हो रही है।
अब यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने दोनों हमसाया मुल्कों पर मुज़ाकरात के लिए दबाव बनाया है। पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ममालिक पर जोर दिया है कि वो कश्मीर मसले पर रास्त मुज़ाकरात करें ताकि तमाम उमूर का पुरअमन तस्फिया हो सके। फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट का इजलास हुआ। इस दौरान फिनलैंड के वजीर ने कहा कि मसले कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। हम दोनों मुल्कों पर जोर दे रहे हैं कि वो कश्मीर मसले का पुरअमन सियासी हल निकालें जिससे खित्ते के अवाम का फ़ायदा हो। अयोध्या मामले में जल्द ही फैसला आने का इम्कान है। हिंदू फरीक की सुनवाई के बाद अब मुस्लिम फरीक की जिरह भी पूरी होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर तक फरीकैन को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत दी है। कहा जा रहा है कि नवंबर से पहले मालिकाना हुकूक मामले में फैसला आ सकता है। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इशारा दिया है कि सनीचर को भी समाअत हो सकती है। वहीं समाअत के दौरान रंजन गोगोई ने सालसी को लेकर खत मिलने का भी तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत से मसले का हल निकलना हो तो कोर्ट के सामने ये बात रखी जाए, क्योंकि समाअत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और अब इसे रोका नहीं जा सकता। आपको बता दें कि रंजन गोगोई इसी साल 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। को लेकर आज एक डेडलाइन बताई गई कि 18 अक्टूबर तक सब लोग अपनी दलीलें पूरे कर लेंगे। ज़फरयाब जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या ये मुमकिन है, क्या ये हो सकता है? ये तो पार्टीज का हमारी तरफ से प्रपोजल था। हमारे सीनियर एडवोकेट धवन साहब ने बताया था कि तकरीबन वक्त लगेगा हमको करने में। तो उसके बाद दूसरे पार्टीज को सुन के कोर्ट ने अंदाज़ा लगाया कि इत्तेफाक हो जाना चाहिए और सब पार्टीज ने कहा है कि हाँ हम कोशिश करेंगे सब तक खत्म हो जाए। लगातार मुस्लिम फरीक जो है, मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख रहा है। कितने दिन आप लोग और लेने वाले हैं? कहा धवन साहब ने कोर्ट में कि ये हफ्ता और अगला हफ्ता, ये तो हम इनके जवाब पर उम्मीद है कि ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद 2 दिन हमें लगेगा सूट नंबर 16/4 की अपील में, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। तो उसके बाद वो लोग जवाब दे देंगे। फिर हमें जवाब में कुछ टाइम चाहिए होगा तो 1 दिन में हम जवाब दे देंगे। जिस तरह से अब फिर मुज़ाकरात या बातचीत का एक मौक़िफ़ सामने आया है, कहा जा रहा है कि बातचीत से मसला हमारा वक्त ज़ाया न करिए। जिस साहब ने कहा है ये उनसे पूछिए जाके। हम कोई बातचीत में नहीं जा रहे हैं। कोर्ट ने भी वाज़ेह कर दिया, जो पार्टी चाहे बातचीत करना, हम इस पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। हमें कोई उम्मीद नहीं है, ना हम नहीं जा रहे उसमें। अदालत ने जिस तरह से कहा, कहीं किसी कंपेल नहीं किया है। अदालत ने कहा जो पार्टी चाहे कोई बातचीत करें, कोई सेटलमेंट करना चाहे, कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट कर दें, खत्म। सीजीआई 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, तो क्या फैसला आने की उम्मीद है? अभी भी आपने पूछा है कि 18 अक्टूबर तक अगर बहस खत्म हो जाएगी या एक आध दिन और चलेगा तो जजेस का भी जहन यह है, इसका मतलब कि वो रिटायरमेंट के पहले फैसला देना चाहते हैं। तो ये तो उनकी एफर्ट है, हम किसको क्या कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर बातचीत चल रही है, तो अब कोई बातचीत के लिए जाना है, कोई मौका नहीं? कितनी मरतबा कहूँ यार कि जब कोर्ट में भी पहले कह दिया था, आज तो कोर्ट ने पूछा भी नहीं किसी से। आज तो कोर्ट ने किसी पार्टी से नहीं कहा कि आप जाइए कि न जाइए। उनका जो लोग बात करना चाहे करें, जो बात करना चाहते करें। हमें नहीं बात करना है किसी से, ना वो दूसरे पार्टी से बात करना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़फरयाब जिलानी साहब का साफ तौर पर कहना है बातचीत का कोई मौका नहीं है, फैसला अब सुप्रीम कोर्ट से ही होगा और उम्मीद की जा रही है कि 17 नवंबर से पहले फैसला आ जाएगा। कैमरामैन सत्य प्रकाश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का इस मामले में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कोर्ट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट मजाज है, सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार है। और जब सुप्रीम कोर्ट ही खुद कह रहा है कि 18 अक्टूबर तक शायद पूरे पार्टीज अपनी बहस को मुकम्मल कर लेंगे, आर्गूमेंट्स को, तो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद उनके ऊपर है वो कब फैसला दे। ये लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है। हर पार्टीज को पूरा वक्त मिलना चाहिए और मिलेगा, मुझे यकीन है, अपनी बात को रखने का, क्योंकि इसके बाद तो कोई कोर्ट ही है ही नहीं। ये आखिरी कोर्ट है और जो मुस्लिम साइड बहस कर रही है और धवन साहब बेहतरीन बहस कर रहे हैं, तो अब वो बहस कब तक ख़त्म करेंगे वो मैं नहीं बता सकता, वो तो उनको बताना पड़ेगा। ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा, यही उम्मीद है। अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा मुझे नहीं मालूम, मगर सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करते आया है और हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इंसाफ ही करेगा। महान धर्मदास ने न्यूज़ 18 से बातचीत में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट की कार्रवाई में कोई रुकावट खड़ी न की जाए, लेकिन सालसी का वो खैर मकदम करते हैं।
ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि 17 नवंबर से पहले राम जन्मभूमि विवाद मामले पर एक बड़ा फैसला आ सकता है। निर्वाणी अखाड़े के महंत धर्मदास हमारे साथ हैं। महंत जी, आज दो बड़े अहम आदेश सुप्रीम कोर्ट से। पहला आदेश कि तमाम पक्षकार 18 अक्टूबर तक अपनी दलीलें पूरी कर लें, यानी कि 17 नवंबर से पहले फैसला आ सकता है। कैसे आप इसको देखते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हनुमान जी की कृपा कि भाई न्याय के लिए बैठे हैं तो न्याय तो करना ही चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा सवाल कि निर्वाणी अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक पत्र लिखा जस्टिस खलीफुल्ला को। आप लोग एक बार ये चाहते हैं कि दोबारा मध्यस्थता हो ताकि इस विवाद को सुलझाया जाए? नहीं, देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि कोर्ट के कार्रवाई कोई न रोके, लेकिन मध्यस्थता हो। मध्यस्थता में कोई चाहता है कि हम अपना बात सुलह कर ले तो इसको भी स्वीकार है। कोर्ट ने भी मान लिया है। तो अगर कोई लिख करके देना चाहता है कि हम राम जी के तरफ से सहयोग करते हैं तो इसके लिए धन्यवाद है। नहीं, इससे पहले आप लोग मध्यस्थता का विरोध कर रहे थे, अचानक आप लोगों ने मध्यस्थता के द्वारा इस विवाद को सुलझाने की बात कही। ये एक बड़ा सवाल है। यह सब समय पर काम आता है। राजनीति में क्या हो, मतलब कि ये न्याय संगत है कि कब क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। ये राजनीति थी? राजनीति नहीं, यह एक धर्म नीति है कि धर्म शांति प्रस्ताव। हम देश में रहते हैं तो हम देश में शांति भी चाहते हैं। 155 दिन में क्या आप लोगों की तरफ से प्रयास किए गए? ये सब प्रयास है। अब राम राम करो। अब प्रयास है, हम लोग सब के रिकॉर्ड करके हम नहीं बैठे कि टेप खोल दें। तो हम क्या माने कि 17 कि अब सब इस देश में शांति के रहने के, शांति से चलने के, इसीलिए कानून बनता है कि कोई सब चीज शांति से चले। कानून के द्वारा जो हल हो जाएगा तो कभी विवाद न रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने बाबा एक बात कही कि अगर आप लोग चाहते हैं आपसी समझौते से इस विवाद को खत्म किया जाए तो क्या आप लोग मध्यस्थता पैनल में जाकर एक बार फिर से तमाम पक्षकार बैठेंगे? निर्वाणी अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल आप लोग क्या बैठेंगे? तो जो कहेंगे तो बैठा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया। तो कह दिया तो शनिचर इतवार के हम लोग कार्रवाई छोड़कर नहीं बैठेंगे कहीं। बैठने के लिए हमारे आप में मन मिल जाए तो 10 मिनट का काम है, तो बैठेंगे मतलब। हाँ। तो ये निर्वाणी अखाड़े के महंत धर्मदास हैं। इन्होंने भी ये माना कि इन्होंने पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये कहा है कि जिन पक्षकारों को बैठकर इस समस्या का हल निकालना चाहिए और निकालना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं, लेकिन आज निर्मोही अखाड़े ने यह भी माना कि इन्होंने भी पत्र लिखा था और ये उन्होंने माना था कि इस विवाद का हल समझौते से निकाला जाए। यानी कि अब बातें साफ हैं कि निर्वाणी अखाड़े और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मध्यस्थता पैनल को पत्र लिखकर समझौते से इस विवाद का हल निकालने की भी बात कही थी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। असम पुलिस का भयानक चेहरा सामने आया है। पुलिस ने एक हामिला और उसकी 2 बहनों को इंतहाई बेरहमी से जदोकोब किया। जराये के मुताबिक दरंग पुलिस थाने में तीनों को मुबैना तौर पर बराना करके पीटा गया। पिटाई के सबब हामिला का बच्चा मर गया। ये वाक़या 8 सितंबर का है। दरंग डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट से मामले की शिकायत की गई है। मामले में खातून कांस्टेबल और इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। वहीं सीएम ने जांच का हुक्म दिया है। तबरेज़ अंसारी हुजूमी तशद्दुद मामले पर हालिया दिनों में मुख्तलिफ सतहों पर हलचल मची हुई है। तबरेज़ के अहले खाना की डीसी और एसपी से मुलाकात और IIM बेंगलुरु की फैकल्टी और तलबा की जानिब से पीएम मोदी को ख़त लिखे जाने के बाद ये मामला सुर्खियों में है। अब तबरेज़ अंसारी की एक और तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर सरायकेला थाने की है। इस तस्वीर में तबरेज़ थाने में फ़र्श पर बेहोश पड़ा है। जब उसे इलाज की ज़रूरत थी उस वक्त जख्मी तबरेज़ को थाने से जेल भेज दिया गया। इस मामले में मुख्तलिफ गोशों से पुलिस के तर्ज अमल और तफ्तीश पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज दिल्ली में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाली हैं। मीटिंग के दौरान मगरबी बंगाल से जुड़े मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत होगी, जिसमें रियासत को मिलने वाली बकाया रकम का मुद्दा भी शामिल होगा। ज़राए के मुताबिक मीटिंग के दौरान रियासत का नाम बदलने के अलावा पब्लिक प्लेसेस के बैंकों के इंतज़ाम का भी मुद्दा ज़ेर गौर है। आपको बता दें कि लोकसभा इंतखाब के बाद दोनों के दरमियान ये पहली रस्मी मुलाकात है। दोनों लीडरान की आखिरी रस्मी मुलाकात 25 मई 2018 में हुई थी। गौरतलब है कि ममता बनर्जी वज़ीर आज़म की सख्त नाक़िद रही हैं।
वहीं वज़ीर आज़म ने भी ममता पर खूब निशाने साधे हैं। ममता बनर्जी ने मुलाकात से पहले स्पेशल बंगाली मिठाई वज़ीर आज़म मोदी को भिजवाई। दरअसल जन्मदिन के मौके पर पीएम की रिहाइश गाह पर मिठाई भिजवाई गई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी राजधानी दिल्ली आई हुई हैं। दीदी अपने साउथ एवेन्यू के इस मकान में ठहरी हुई हैं। आज दीदी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है। तकरीबन 4:30 बजे ये मुलाकात होने वाली है। सूत्रों की माने तो ये मुलाकात का समय पीएमओ से ममता बनर्जी ने खुद मांगा है और काफ़ी दिनों बाद, लंबे समय बाद ममता बनर्जी की ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ममता बनर्जी राजधानी दिल्ली में नहीं आई हुई हैं और काफ़ी अहम बड़ी मुलाकातों में जो कि केंद्र सरकार द्वारा की जा रही थी, उन सभी बैठकों में ममता बनर्जी नदारत रहीं। फिलहाल राजधानी दिल्ली में आज ममता बनर्जी यहाँ मौजूद हैं और आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और सैलाब की सूरत हाल पर सियासत भी शुरू हो गई है। अपोजिशन सैलाब मुतासरीन को जल्द राहत पहुंचाने का मुतालबा कर रहा है। वहीं रियासती सरकार मरकज से माली मदद का मुतालबा कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। सैलाब पर सियासत, सैलाब मुतासरीन को जल्द मदद करने का मुतालबा। रियासती सरकार ने मरकज से मदद का किया मुतालबा। कैसे दूर होगी सैलाब मुतासरीन की परेशानी? मध्य प्रदेश में बारिश का कहर जारी है तो सियासत भी चल पड़ी है। मंदसौर में साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने सैलाब मुतासिरा लोगों के साथ बिजली का बिल जलाया, साथ ही फावड़ा उठाकर इलाके की सफाई की। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने सरकार से सैलाब मुतासिरीन को मदद करने की अपील की। वहीं मंदसौर सैलाब के हालातों का जायजा लेने पहुंचे जिले के इंचार्ज वजीर हुकुम सिंह कराड़ा ने कहा है कि सैलाब से जो नुकसान हुआ है उसका सरकार मुआवजा देगी। साथ ही शिवराज सिंह पर भी निशाना साधा। ये अहिंसक आंदोलन का तरीका है, इसलिए हमने अन्यायपूर्ण बिजली के बिल जो 15,000, 20,000, 25,000 के आए हैं उनको जलाया है ताकि सरकार ये बिजली के बिलों की वसूली बंद करे। उनमें क्या किया उनने आज तक? ये सिर्फ राजनीति, स्टंट की राजनीति करते हैं। कल ये कह के गए वो कि 1,000 करोड़ रुपया हमने दिया। 1,000 करोड़ रुपया का 1 रुपया का भी हिसाब ले लीजिए, आप लोग अपने लेवल से पता लगा लीजिए। भोपाल में सब लोगों के पास सूत्र है, आपके पास इतना बड़ा आदमी 15 साल मुख्यमंत्री रहा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, वो सार्वजनिक रूप से जनता को गुमराह कर रहा है और ऐसे समय में राजनीति कर रहा है जब सबको एक साथ मिलकर सांत्वना का काम करना चाहिए। हमारे प्रदेशवासी बाढ़ के हालातों से जो है जुझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। ये समय उन बाढ़ प्रभावितों को हम कैसे मदद पहुंचा सकें, उन बाढ़ प्रभावितों को हम कैसे सहायता दे सकें, उनके दुख, उनके परेशानी को कैसे हम लोग ठीक कर सकें, ये हमारा सबका उद्देश्य होना चाहिए और ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। सैलाब को लेकर हो रही सियासत के बीच वज़ीर आला कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी लीडरों को दिल्ली जाकर मरकजी सरकार के खिलाफ धरना देना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी वज़ीर आला कमलनाथ से सैलाब को लेकर मुलाकात की। मैं तो बीजेपी के नेताओं से निवेदन करता हूं कि वह दिल्ली जाएं और जो आवश्यकता है, ये कलाकारी बहुत हो गई, ये दौरे करने से किसानों को कोई राहत नहीं मिलने वाला। दिल्ली जाएं और दिल्ली जाकर भारतीय जनता पार्टी के सब नेता वहाँ धरना दें। जो बाढ़ की स्थिति है और इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमतों की सरजनिश की है। इंसानी फजा ढूंढने और सीवर की सफाई के तरीकों पर अदालत बरहम हुआ है। अदालत का ये कहना है कि इसमें लोग रोज मर रहे हैं और उन्हें इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमतों की सरजनिश की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इंसानी फजला ढूंढने और सीवर की सफाई के तरीकों पर
लोग रोज मर रहे हैं और उनको ऐसे हाल में नहीं छोड़ा जा सकता। उनकी सलामती के लिए हुकूमतों ने क्या किया है, ऐसा पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि उनके सेफ्टी किट, मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया भी नहीं कराए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमतों की सरजनिश की है। इंसानी फुजला ढूंढने और सीवर की सफाई के तरीकों पर अदालत बरहम हुई है। अदालत का कहना है कि इसमें लोग रोज मर रहे हैं और उन्हें इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत ने यह भी पूछा है कि उनकी सलामती के लिए हुकूमतों ने क्या किया है।